नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जोधपुर। आज मैं बच्चे आपको बता रही हूं संक्रमण के निरोधक उपाय। पिछले 2 वीडियो में हमने देखा था कि संक्रमण क्यों फैलता है, संक्रमण फैलने के क्या कारण है, अगर संक्रमण हो जाता है तो इन्फेक्शियस डिजीज के कितने स्टेजेज हैं, उनके बारे में हमने डिटेल चर्चा की है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि संक्रमण के निरोधक उपाय कौन कौन से हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स कौन कौन से हैं और किसके माध्यम से हम संक्रामक रोगों से बच सकते हैं। जैसा भी आप देख रहे हो, कोरोना ने जिस तरह से महामारी फैलाया है कि हम कोई भी व्यक्ति इसे अछूते नहीं है। आज तक तो हमने नहीं देखा था, केवल किताबों में पढ़ा था कि प्रत्यक्ष रूप से कैसे रोग फैलता है, लेकिन कोरोना ने यह बता दिया है व्यवहारिक रूप से कि किस प्रकार से प्रत्यक्ष संपर्क से रोग फैल रहा है। खांसने से, छींकने से, थूकने से या रोगी व्यक्ति के द्वारा यूज किए गए अगर वस्तुओं को हम काम में लेते हैं तो कैसे रोग फैलता है। आज हम संक्रमण के निरोधक उपाय, प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ इन्फेक्टिव डिजीजेज के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके 10 स्थितियां हैं, 10 स्तर है या 10 अवस्थाएं कह सकते हो आप, 10 इसकी स्टेजेज हैं। इन 10 बिंदुओं को ध्यान में रख करके कोई भी अगर संक्रमण फैलता है, चाहे वो हैजा है या डेंगू है या प्लेग है, वर्तमान में कोरोना है तो या स्वाइन फ्लू है, तो जब कोई संक्रामक रोग फैल रहा है तो कैसे इस पर हम कंट्रोल करें, यही इसका निरोधक उपाय, कैसे उसको काबू में करें। क्योंकि अगर हम काबू में नहीं करते हैं तो ये स्थितियां गंभीर हो जाती हैं और परेशान करती हैं। तो पहली स्थिति क्या है? सबसे पहले रोगी की पहचान करना है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पेशेंट। जो भी व्यक्ति है जिसको रोग हुआ है उसको हम पहचान करते हैं। कैसे पहचान करते हैं? अस्पताल जाते हैं, दिखाते हैं, उसका टेस्ट होता है, पता चलता है कि व्यक्ति किस प्रकार के रोग से पीड़ित है। क्या वो संक्रामक रोग से पीड़ित है? संक्रामक रोग अगर है तो कैसे फैल रहा है? क्या उसके लिए जीवाणु, बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है या उसके लिए वायरस रिस्पॉन्सिबल है या कोई और चीज है जिसके कारण रोगी व्यक्ति रोगग्रस्त है। तो रोगी व्यक्ति की पहचान करना है और उसकी इलाज करना है। केवल पहचान करके नहीं छोड़ना है, रोगी का इलाज भी करना होता है, ट्रीटमेंट करना होता है। ठीक है, जब आपको पता चल गया कि रोगी व्यक्ति किसी तरह के संक्रामक रोग से पीड़ित है, मान लो उसको स्वाइन फ्लू हो गया या उसे कोरोना हो गया, तो उस रोगी व्यक्ति को, या उससे डेंगू हो गया, तो उस रोगी व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्ति से अलग रखेंगे। मतलब उसको आइसोलेट कर देंगे, आइसोलेशन में रखेंगे, अलग कमरे में रखेंगे, है ना। स्वस्थ व्यक्ति से उसको अलग रखेंगे, जिससे फायदा ये होगा कि उस व्यक्ति जो संक्रमण से पीड़ित है वह दूसरे व्यक्ति उस रोग से पीड़ित, जो स्वस्थ व्यक्ति है उस रोग से पीड़ित नहीं होगा। मान लो कोई व्यक्ति मलेरिया से पीड़ित है या डेंगू से पीड़ित है या कोरोना से पीड़ित है, अगर उसके संपर्क में स्वस्थ व्यक्ति रहेंगे तो उसे भी यह बीमारी हो जाएगा। मान लो सपोज घर में कोई ऐसा बंदा है जो कि डेंगू से पीड़ित है, तो उस डेंगू के पीड़ित व्यक्ति के शरीर में, के रक्त में, है ना, क्या है? डेंगू के वायरस है। अगर उसमें कोई मच्छर आकर के उसको काट लेता है तो वह वायरस मच्छर में चला जाएगा और फिर वही मच्छर अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो वो व्यक्ति भी बीमार हो जाएगा, मतलब वो व्यक्ति भी रोगग्रस्त हो जाएगा। इसलिए दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि रोगी व्यक्ति को आप अलग रखिए स्वस्थ व्यक्ति से। तीसरा क्या काम है? अधिसूचना देना, नोटिफिकेशन करना। जब आपको पता चल गया कि हमारे घर में या हमारे पड़ोस में लोग ऐसे हैं जो कि कोरोना से या दूसरे संक्रामक रोग से पीड़ित हैं, जैसे डेंगू से पीड़ित हैं या मलेरिया से पीड़ित हैं या प्लेग से पीड़ित हैं, है ना, तो उनकी अधिसूचना देना अनिवार्य हो जाता है। अधिसूचना किन किन रोगों को दिया जाता है तो मैं आपको बता दूं। मलेरिया, जिनकी अधिसूचना आपको अस्पताल से लेकर के डीएम, कलेक्टर साहब को देनी पड़ती है, क्योंकि पूरे जिले का भार किसके पास होता है? कलेक्टर साहब के पास होता है। तो वहां जाकर के देना पड़ता है कि हमारे प्रदेश में या हमारे शहर में या हमारे गांव में इस तरह का लोग हैजा, कॉलरा, या जिसको हैजा को अंग्रेजी में हम कॉलरा बोलते हैं, मीजल्स, है ना, मम्प्स, स्मॉल पॉक्स,
चिकन पॉक्स, प्लेग, डेंगू, स्वाइन फ्लू, कोरोना, क्षय रोग जिसको अपन ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, लेप्रोसी जिसको हम अपन कुष्ठ रोग कहते हैं, फ्लू, मेनिंजाइटिस, पोलियो, अगर इस तरह के रोग से ग्रसित है कोई भी व्यक्ति तो इसकी अधिसूचना जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी दे दिया जाना चाहिए एसडीएम को, डीएम को अथवा प्रशासनिक कोई भी अधिकारी को, जिससे कि उस पर काबू पाया जा सके। अब अगर आप कानूनतः नहीं सूचना देते हैं, छुपा के रखते हैं, तो ये जो रोग संक्रमण है वो संक्रामक रोग फैलता चला जाएगा और कई लोग उस रोग से पीड़ित हो जाएंगे। इसलिए जैसे ही पता चला संक्रामक रोग है, ऐसा रोग है जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बड़ी तेजी से फैलेगा, हैजा है, बड़ी तेजी से फैलता है, तो तुरंत ही उसकी अधिसूचना दे दिया जाना चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट होता है नोटिफिकेशन देना, अधिसूचना देना, लिखित में देना कि हमारे गांव में या शहर में या हमारे पड़ोस में फला फला व्यक्ति इस रोग से पीड़ित है जो कि संक्रामक है और इससे फैलने की चांसेस बढ़ेगी। फिर आपने जो सूचना दिया डीएम साहब को या कलेक्टर साहब को, तो केवल वो माने नहीं होता है बल्कि उसका इंस्ट्रक्शन किया जाता है, निरीक्षण किया जाता है कि आपने जो सूचना दी क्या इट इज राइट, जो आपने सूचना दिया क्या यह सूचना सच है। अगर सच है, सूचना सत्य है, तब उस पर आगे और कार्य किया जाता है। तब फिर अलर्ट कर दिया जाता है, अस्पतालों में अलर्ट कर दिया जाता है, सुविधाएं दी जाती हैं, मेडिसिन मंगवाए जाते हैं और बेड की व्यवस्था की जाती है और बहुत सारे कार्यक्रम किए जाते हैं, जो कि अभी आपने देखा कोरोना के केस में कितने अलर्ट हुआ गया था। सारे हॉस्पिटल्स चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, इवन क्वारंटाइन करने के लिए स्कूल्स में, कॉलेजेज में, बड़े बड़े हॉल में, बड़े बड़े होटलों को सरकार के द्वारा व्यवस्था करवाई गई थी, जिससे कि रोगी व्यक्ति को कभी जरूरत पड़े तो वहां पर उनको क्वारंटाइन किया जा सके। हाँ, चौथा होता है इसका क्वारंटाइन करना। क्वारंटाइन का नाम अब कहने की जरूरत नहीं है। क्वारंटाइन का मतलब आप सब समझ गए होंगे कि जितने दिन तक रोग किसी व्यक्ति के शरीर में रहता है और रोग फैलने के चांसेस रहते हैं, उतने दिन तक उस व्यक्ति को अलग रखा जाता है दूसरे व्यक्ति से। आवागमन बंद कर दिया जाता है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद कर दी जाती हैं, रेल बस सब बंद कर दिया गया था। आपने देखा था एक शहर से दूसरे शहर नहीं जा सकते, क्योंकि व्यक्ति अगर यहाँ से वहां तक जाएगा तो रोग निश्चित तौर पर फैलेगा। तो उसको रोकने के लिए क्वारंटाइन कर दिया जाता है कि जिस शहर के लोग, जिस घर के लोग जिस घर में हैं उसी घर में अपने घरों के अंदर ही बंद रहें, अपने प्रदेश के अंदर ही बंद रहें, ताकि दूसरे प्रदेश में या दूसरे देश में रोग ना फैले। क्वारंटाइन। इसके बाद आता है पांचवा है निसंक्रमण या विसंक्रमण करना। निसंक्रमण का मतलब होता है कि रोगी व्यक्ति जहां रहता है, जिन चीजों का यूज करता है, जिन पदार्थों का यूज करता है, उनको विसंक्रमित कर दिया जाना चाहिए, ताकि जो भी बैक्टीरिया है, जो भी वायरस है, जो भी आपके कृमि है, वो वहीं खत्म हो जाए, मर जाए, आगे ना बढ़े। तो इसके लिए 3 विधियां हैं। एक होता है रासायनिक विधि, दूसरा होता है प्राकृतिक विधि और तीसरा होता है भौतिक विधि। रासायनिक विधि में क्या करते हैं? साबुन, सर्फ, क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम परमैंगनेट जैसे रसायनों का उपयोग किया जाता है, जिसके प्रभाव से रोगाणु मर जाते हैं, वायरस खत्म हो जाता है। अभी आपने देखा होगा कि हमें बार बार, जब कोरोना था तो बार बार हाथों को साबुन से धोने के लिए कहा जाता था। क्यों वायरस साबुन के संपर्क में आकर के उसका जो कोट है वो फट जाएगा, गल जाएगा, वायरस मर जाएगा। इसीलिए हमें कहा जाता था कि अपने हाथों को डिटॉल से धोइए, कपड़ों को डिटॉल से धोइए, साबुन से अपने हाथों को धोइए, बार बार धोइए, कहीं बाहर से आते हैं तो जरूर धोइए, क्योंकि अगर आपके वायरस आ चुका है कहीं भी, है ना, तो वो वायरस खत्म हो जाएगा। और अनावश्यक रूप से हम अपने नाक को, आंख को, मुंह को न छुएं, ये बार बार आपको कहा गया था। और आप देखें क्यों कहा गया था, क्योंकि इसके माध्यम से, जो भी मैंने चैनल बताया था, उसके माध्यम से आपके वायरस फैलते हैं। आंख के माध्यम से फैल जाएंगे, नाक के माध्यम से फैल जाएंगे, मुंह के माध्यम से फैल जाएंगे, नाक के माध्यम से फैल जाएंगे। तो जब आप छुओगे तो वायरस हमारे आपके बॉडी के अंदर चला जाएगा। इसलिए अपने हाथों को भी संक्रमित करना,
अपने बाहर से आए हुए तो जूतों को बाहर रखना, अपने कपड़ों को भी संक्रमित करना, अपने बिस्तर को भी संक्रमित करना, रोगी व्यक्ति के जो भी यूज में लिया गया कंघी है, टूथपेस्ट, टूथब्रश है, या अन्य जो भी चीज़ का, टॉवेल है, रुमाल है, जिस चीज़ का वो यूज करता है उसको भी संक्रमित कर दिया जाता है। एवं नोटों को भी संक्रमित कर दिया गया था देने से पहले, ताकि जो है ना नोट में भी वायरस ना आए। पैसे आपने देखा होगा ना। इसके बाद आता है जो आपका छठा है, वो है टीकाकरण, इम्यूनाइजेशन। तो जो जानलेवा बीमारियां होती है, खतरनाक बीमारियां होती है, संक्रामक बीमारियां होती हैं, उनका टीकाकरण करवाया जाता है। लोगों को उसके टीके लगवाए जाते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि कोरोना के दोनों डोज, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, है ना, कोविशील्ड और कोरोना वायरस के कोविशील्ड, और जो दूसरे हैं उसके टीका कोवैक्सीन, इसके हर एक व्यक्ति को 2 डोज लगाए गए। क्यों लगाए गए? ताकि कोरोना का वायरस व्यक्ति को शरीर में ना रहे और पहले ही खत्म हो जाए और लोग बच जाए, कोरोना जैसी बीमारी से बच जाए। इसके लिए टीकाकरण करवाया जाता है। छोटे बालक होते हैं उनको डीपीटी, पोलियो, मम्प्स, इन सब के टीके लगाए जाते हैं। मीजल्स के टीके लगाए जाते हैं, चेचक के टीके लगाए जाते हैं, जिसके कारण रोगी व्यक्ति का शरीर में इम्यून पैदा हो जाता है, प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो जाता है, रोगों से लड़ने की शक्ति पैदा हो जाता है और व्यक्ति को बीमारी नहीं होता है। डीपीटी छोटे बच्चों में डिप्थेरिया, पर्टूसिस, टेटनस, इनसे बचाव के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। पोलियो की खुराक पिलाई जाती है, मिजल्स के टीके लगाए जाते हैं, मम्स के लगाए जाते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है, रोगी व्यक्ति के शरीर में अगर रोगाणु प्रवेश भी करता है तो उसको हार्म नहीं पहुंचाता है, क्योंकि उसके बॉडी में उस रोग से लड़ने के लिए एक इम्यून सिस्टम तैयार हो गया है। इसके लिए टीकाकरण कराया जाता है। और इसके बाद निसंक्रमण में मैंने 3 बताई थी। एक बताया था रासायनिक, दूसरा होता है प्राकृतिक। प्राकृतिक रूप से भी आप निसंक्रमण कर सकते हैं। सूरज की धूप, सूर्य की जो कड़कड़ाती धूप है, उसमें अगर आप कपड़े को पसार देते हो, फैला देते हो, तो वायरस या बैक्टीरिया मर जाता है। जूते को आप धूप में रख देते हो, बैक्टीरिया मर जाता है ना। तो धूप, हवा, इससे भी निसंक्रमण का काम करता है। और तीसरा होता है भौतिक रूप से। आप भौतिक विधि से भी आप वस्त्रों को निसंक्रमित कर सकते हैं। जैसे उनके कपड़े को सोडा से या साबुन से डाल करके उसको खूब उबाल दो पानी में, तो इससे क्या होगा, उसके अंदर जो भी बैक्टीरिया वायरस है वो मर जाएंगे। या भाप के द्वारा उसको, जितने भी यूटेंसिल्स आप देखते हो डॉक्टर साहब यूज करते हैं, तो उसको स्टरलाइज करते हैं। स्टरलाइज का मतलब क्या होता है, यही कि उसके अंदर जो भी बैक्टीरिया वगैरह है, सारे के सारे जो भी रोगाणु है सब मर जाए। टीकाकरण आपको समझ में आ गया, इम्यूनाइजेशन समझ में आ गया। इसके बाद जो बहुत महत्वपूर्ण है 7वां, है ना, वो है इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, पर्यावरण स्वच्छता। पर्यावरण स्वच्छता नितांत आवश्यक है, जिसके लिए आप देखोगे घर घर सफाई के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आप देखो कि गाड़ी, कचरा वाली गाड़ी आती है, हम कचरा उस गाड़ी में डाल देते हैं। अक्सर हम क्या करते हैं, अपने घर से कचरा निकाले और पड़ोस में जाकर डाल देते हैं। पड़ोस ने अपना कचरा निकाला, फिर वापस अड़ोस में डाल दिया। इस तरह से कचरा कभी खत्म नहीं होता है। लेकिन उस कचरे में कई लाखों करोड़ों प्रकार के रोगाणु और जीवाणु होते हैं जो कि रोग को फैलाते हैं। तो जब कचरा को, इन्वायरमेंट को हम साफ रखेंगे, पर्यावरण को साफ रखेंगे, तो बहुत हद तक हम रोगों से मुक्ति पा लेंगे। इसके लिए अपने घर को साफ रखना, अपने पड़ोस को साफ रखना, अपने वस्त्रों को साफ रखना, और जो भी हमारा परिवेश है, जो भी हमारा पर्यावरण है, सबको साफ रखेंगे। शौचालय से लेकर के हर चीज साफ रखेंगे तो बहुत हद तक हम रोगों पर काबू पा लेंगे, संक्रामक रोगों पर हमारा काबू हो जाएगा और हम उसको हैंडल कर लेंगे। इसके बाद आता है हेल्थ एजुकेशन, स्वास्थ्य शिक्षा। लोगों को हमें स्वास्थ्य शिक्षा देना पड़ता है, बताना पड़ेगा। आप देखो किन्हीं किन्हीं माध्यम से कैसे दे सकते हैं, रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा दी जाती है कि हैजा फैल गया है या प्लेग फैल गया है या कोरोना फैल गया है, तो आप कैसे उससे बचें। जब लोग बचेंगे, लोग कैसे बचेंगे, किस तरह से बचाव करेंगे ताकि उनको वो रोग
न सताए। जैसे मान लो डेंगू फैल रहा है तो लोग कहेंगे भाई मच्छरों से आप बचें, इसके लिए मच्छर मार दवाइयों का उपयोग करें। आजकल ये बैट्स भी आते हैं ना मच्छर मारने के लिए, उसको यूज में ले सकते हैं। जहाँ कहीं भी पानी आपका कूलर में या इसी जगह में गड्ढे में जहाँ जमा हुआ है, जहाँ मच्छर लार्वा अपना अंडे देते हैं, जहाँ लार्वा पनपता है, उस जगह को भर दिया जाता है, पानी जमा नहीं करके रखते हैं घर में। तो ये भी एक आपका तरीका है। लोगों को, गांव-गांव के लोगों को, शहर-शहर के लोगों को अंतिम पंक्ति में जो बंदा खड़ा है, जो व्यक्ति खड़ा है, उसको भी शिक्षित करना कि ये रोग फैल रहा है, संक्रामक रोग से फैलने के क्या उपाय किए जा सकते हैं, इस पर इसके बारे में उनको बताना। जब बार बार किसी बात को बताएंगे तो उसे याद हो जाएगा और हर व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य और अपने शरीर से प्रेम रहता है, बशर्ते उसे बताया जाए। तो लोगों को शिक्षित करना, शिक्षित करने के विभिन्न तरीके हैं। जैसे मैंने बताया, टीवी देते हैं, टीवी लोग देखते हैं, टीवी में एड्स आता है, या अखबारों के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से, और विभिन्न तरीके हैं उनके माध्यम से। इवन आप देखे होंगे कोरोना से बचाव के लिए मोबाइल के ट्यूनिंग में ही लगा दिया गया कि भाई कोरोना से बचने का क्या उपाय है, कैसे हम बचें, बार बार अपने हाथ को कैसे साबुन से धोएं, है ना। तो ये हेल्थ एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ को, पब्लिक के स्वास्थ्य को ऊंचा उठाने के लिए इस तरह की शिक्षा दी जाती है। और लास्ट में होता है कानून का उपयोग करना। लोग नहीं मानते हैं, ये 9 तरीके मैंने आपको बता दिया, इसके बावजूद भी अगर लोग नहीं मान रहे हैं तो फिर कानून का सहारा लेना पड़ता है। जैसे आपने कोरोना की स्थिति में देखा कि सड़कें सूनी थी, लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, जगह जगह सिपाही, पुलिस वाले खड़े रहते थे। भाई आवश्यक काम है, अस्पताल जाना है तो जा सकते हैं, लेकिन ऐसे सड़कों पर तफरी मारने के लिए मत निकलिए, ऐसे मेले में मत जाइए, ऐसा मेला मत लगाइए, ऐसे दुकानों में फालतू के मत घूमिए, फालतू की बसों में भीड़ मत कीजिए। इसके लिए तब हम कानून का सहारा लेते हैं और कानून के माध्यम से लोगों को रोकते हैं। मास्क नहीं लगाएंगे, फाइन लगेगा, अनावश्यक सड़कों पर गए, फाइन लगेगा, पुलिस आपको पीटेगी। क्यों पीटती है? पुलिस अपने लिए नहीं पीटती है, इसमें हमारा स्वास्थ्य, हमारा ही उसमें भला ही छिपा रहता है। अगर जिस समय रोग फैल रहा है उस समय लोग संयमित रहें तो निश्चित तौर पर हम रोगों पर काबू पा सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि रोगों से बचने के हमारे कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। तो 10 प्रिवेंटिव मेजर्स जो मैंने आपको बताए, है ना, वो सारे प्रिवेंटिव मेजर्स आपको अपनाने पड़ते हैं, जिसमें सबसे पहले रोगी की पहचान करो, रोगी की इलाज करो, रोगी को आप दूसरे लोगों से अलग रखें, फिर इसके बाद आप नोटिफिकेशन दें, है ना, प्रशासनिक अधिकारी को बताएं, क्वारंटाइन करें, विसंक्रमित रखें, टीकाकरण कराएं, एनवायरमेंटल सैनिटेशन रखें, पब्लिक को आप एजुकेट करें, उनको शिक्षित करें। और इसके बाद भी अगर कोई नहीं मानता है तो फिर कानून का सहारा लें, और इस तरह से हम लोगों पर काबू पा सकते हैं। तो दीज आर द प्रिवेंटिव मेजर्स जो कि मैंने आपको डिटेल्स में बताया है। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जाने के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय।